वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए मित्रों, इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। आइए आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट्स में हमने थोड़ी सी चर्चा चलाई थी मंत्रिपरिषद पर, और उसी में हमने देखा था कि सदन के बारे में। तो मंत्रिपरिषद से 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे। जो डाउट अगर आपके रहे हों तो मैं आपको बता देता हूं। मंत्रिपरिषद में क्या क्या शामिल होती है, तो मंत्रिपरिषद में ही आपका प्रधानमंत्री आ जाता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आते हैं। यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अभी कभी कभी पूछता है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री 74(1) अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी शामिल कर दिया गया। देखिए, एक क्वेश्चन मित्र इसी में पूछ लिया जाता है कि जो मंत्री होते हैं कौन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईएएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मंत्री होता है किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। आपको ऑप्शंस दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री, आप लोग जवाब दीजिए, जो लाइव हैं जवाब दीजिए। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और ऑप्शन सी दिया जाता है उप मुख्यमंत्री, या फिर मुख्यमंत्री लिख देते हैं मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर देखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मंत्री होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। जी जल्दी से कमेंट करिए मित्रों, आपके कमेंट का वेट है। जी चलिए, कई लोगों का कमेंट आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यानी आपको बता देना चाहेंगे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुआ है? अनुच्छेद 352 के खंड 3, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। तो इन सारे क्वेश्चंस पे हमने पिछली क्लास में बात किया था, और पिछली क्लास में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। मैंने पूछा था कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अनुसार उसका जो है अगर देखा जाए तो नियुक्ति होती है। तो बहुत सारे बच्चे ने बताया भी था, बहुत सारे ने नहीं बताया था। तो ये भी पॉइंट जो है पिछली क्लास में पूछा हुआ था, तो मैं बता देता हूं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन ये था, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए आहरित किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी जो भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है वो जो है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये एक तरीके से क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए आहरित किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाता है, यानी वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के काबिल हो। अनुच्छेद अगर बात किया जाए 76(2) के अनुसार, कौन से अनुसार? अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के
ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। तो ये सारे क्वेश्चंस पिछली क्लास में हुए थे मित्र। लास्ट में मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूं उसके जवाब आप जरूर से जरूर दिया करिए। आज भी लास्ट में क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट जरूर करके उसका जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। किसकी तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा का अध्यक्ष कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो ये कार्य करता है लोकसभा का जो सचिवालय होता है, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार जी थी। इस समय सुमित्रा महाजन जी हैं। उनके आगे की कई सारे क्वेश्चंस इस पे बनते भी हैं। आगे बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं या पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ भी हैं और बड़े आसान भी हैं। आपको लगता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसे तो चुना जाता है, इसका तो इलेक्शन होता है, तो नियुक्ति कहाँ से हो जाता है? इसीलिए हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख के आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस लिख के आता है, निम्नलिखित में से बताइए भारत का प्रधानमंत्री कैसे नियुक्ति होता है? ऑप्शंस दे देगा, जनता के द्वारा, उसी में राज्यपाल के द्वारा, राज्य की द्वारा, तो कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तब वहाँ पे हमें क्या होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। लगता है कि ऐसा कुछ इसमें हम तो डायरेक्ट यही लगता है कि जो भारत का राष्ट्र होता है प्रधानमंत्री, इसे जो है क्या किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है क्योंकि चुनाव होता है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा, नियुक्ति पूछ रहा है, ये आपको देखना रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस के एग्जाम में, प्री एग्जाम में भी पूछा है, मेन्स में भी कई बार पूछा है, प्री में पूछा है, वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 205, यानी आज का 5वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, योजना आयोग का नाम जो है 1 जनवरी 2015 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा जो है चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल जो होती है इसकी बैठक का जो सभापति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिकतम यानी सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष, 25 ईयर्स। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू की गई थी? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए मित्रों, जैसा कि हम पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं, कभी कभी होता है भूल जाते हैं, तो आप लोग याद दिला सकते हैं कमेंट करके। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम में पूछा था, आपको याद होगा, जो बच्चे कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही था कि नहीं, तो आपको मैं बता देता हूं। शून्यकाल, मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन और पूछा था यानी सेकंड पार्ट में कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो ये किस देश की देन है ये तो आपको पता था, कल आपने बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया था। तो आपको बताने, शून्यकाल जिसको 0 आवर्स कहते हैं। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, या संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है, प्रश्नकाल का समय क्या होता है। ये पिछला क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिला दूं मित्रों आपको।
तो देखिए शून्यकाल जो होता है जिसको हम जीरो आवर बोलते हैं, तो जीरो आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, यानी सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, प्रश्नकाल स्टार्ट होता है। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यकाल का समय दिया जाता है। किसके बाद आता है, यानी ये प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि जो होती है ये अधिकतम कितने घंटे हो सकती है, 1 घंटे। यानी शून्यकाल जो होती है इसकी अधिकतम अवधि 1 घंटे हो सकती है, जिसे जीरो आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। कितना से कितना के बीच में, दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है, जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। यानी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 1 घंटे होती है। अगर आपसे पूछे कि संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है, तो जो संसद होती है, संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है। कितने बजे से कितने बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। ये पहले के क्वेश्चन थे मित्र, इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा कि आपको रिवाइज करा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। जहां तक मैंने किया था, हमने ये बताया था क्वेश्चन नंबर 214 पे हमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 214 क्या कह रहा है कि अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है। तो अभी तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं। जैसा कि हमें पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मृत्यु कह सकते हैं, देहावसान जो था उनके अपने कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। यानी जब वो प्रधानमंत्री थे, भारत चाइना से लौट कर आते हैं उसके बाद हो जाता है। और आपको बाकी 2 प्रधानमंत्रियों के नाम लिख के बताने हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि कितने प्रधानमंत्री, 3 की मृत्यु हुई थी, 2 और कौन कौन से हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मित्रों। नहीं बताएंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में इस पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करें। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी। आपसे अगर ऑप्शन में दिया रहता है गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री और भी मोरारजी देसाई, तो आपको पहला ऑप्शन प्रेफर करना पड़ेगा गुलजारी लाल नंदा ही। क्यों, क्या है 10 दिन कोई रहा हो लेकिन उनके ना रहने के बाद कार्यवाहक ही रहे, लेकिन थे तो भारत के प्रधानमंत्री ही, इसीलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये ऑप्शन ना रहेगा तब तो हम मार सकते हैं, लेकिन ये अगर ऑप्शन में दिया है तो आपको नहीं गलत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास होता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी। इसके बाद है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, HD देव गौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए, चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है, मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से आते हैं, 4, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और होता है आपका स्वतंत्र कह सकते हैं उन्हें। आगे बात करते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब ये देखिए लोकसभा क्या है, मैं आपको बताना चाहूं तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। कैसा अंग है? विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 में, कौन से भाग में? संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अगर हम अनुच्छेद भी देखना चाहें तो बता सकते हैं अनुच्छेद 79 to 122 यानी 79 से 122 यानी अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा रखे गए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पिछली क्लास में भी बताया था। तो लोकसभा के लिए जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में जो राज्यों की सीट बढ़ती हो कौन सी जनगणना के अनुसार बटी है? तो ये 1970 यानी 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84वीं मंत्रिमंडल या फिर कह सकते हैं 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा, यानी 2026 तक ये चेंज नहीं होगा, यानी 2026 तक ऐसे ही चलता रहेगा। आगे फिर चेंज भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों क्या कह रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने, भारत में फिर से क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 माह तक। कितने वर्ष, कितने महीने तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। किसका? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की अगर देखा जाए उसकी पदच्युति का प्रावधान दिया गया है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन सा आ जाता है? भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने अभी इसके पहले बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है। आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या करा है मित्र? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री या वित्त कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस उसे चुनना पड़ेगा, अपना जो विजय मत है उसको दिखाना पड़ेगा। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसी राज्य की कार्यपालिका जो होती है ये राज्यपाल में निहित होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम अगर केंद्र में देखें तो मंत्रिपरिषद का जो है पूरा रोल होता है, वैसे राज्य में जो है अगर देखा जाए तो राज्यपाल तो ये देखा जाता है भाई, भारत के प्रथम राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू ने, देखा ही आपने क्या वर्ड बोला था हमने पिछली क्लास में देखा। तो इसी तरीके से राज्यपाल भी होता है, वहां का जो भी कार्य होता है अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ही करते हैं। कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तौर पे राज्यपाल को चुन के रख दिया जाता है कि हाँ ये किसी भी राज्य के सर्वोच्च हैं। राज्यपाल से जुड़ी अच्छा 1-2 क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कहा जाए कि भारतीय राज्य जो होता है, भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए
एक राज्यपाल होता है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पीसीएस आईएएस में कई बार पूछा गया मित्रों, नोट कर लीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, कौन से? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा, बिहार और पश्चिम बंगाल 2 जगह के राज्यपाल एक ही थे, तो ठीक इसी तरीके से हो सकता है एक से अधिक राज्य का हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 155, अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ लेता है, तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, आप नोट कर लीजिए कि आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत, तो संविधान के अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) में इसके बारे में उल्लेख है कि अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) में वही उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए जो अर्हताएं हैं वो हैं, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये जान जाइए, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। इतना क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन से देखा। बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे मित्र तो 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर जब क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाता है, पढ़ने का तो तरीका यही है, पढ़ाने का भी तरीका यही है, लेकिन बच्चे वॉच नहीं करते, व्यूज नहीं मिलता, इसीलिए शार्ट में चीज़ों को करना पड़ता है, मजबूरी होती है। आगे देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः तो मैंने बताया कि 5 वर्ष के ही लिए ही होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि के द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम एग्जाम में बात करें, जैसे आरओ में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एग्जाम होने वाला, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है या करता है? 1। देखा होगा आपने, जैसे कि जब डिस्कस किया जाता है तो एक ही पॉइंट में सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, सारे पॉइंट्स आ ही जाते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? सरोजनी नायडू के। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था, ये आईएएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा जा चुका है, और बीपीएससी में भी पूछा, यानी बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि राज्य सरकार को कौन भंग नहीं कर सकता? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? क्वेश्चन है मित्रों, फिर से देखिएगा, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल जो है राज्य सरकार को भंग कर सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी बनाना। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखने को मिलता है कि आपसे पूछ लेगा कि बताइए राज्य के राज्यपाल को शपथ पत्र कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनको जो है शपथ पत्र जो है उसी राज्य का, उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर धारा
370 चलती है, इसके कारण। बाकी आपको पता ही होगा धारा 370 क्या है, बहुत दिन से आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। आगे देखिए क्या दिख रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रथम राज्यपाल बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो उत्तर प्रदेश में कौन बना था, सरोजनी नायडू। यानी आपको बता दें सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था, और उनका कार्यकाल भी आप याद कर लीजिए, इसी बहाने बार बार आ रहा है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1 मार्च 1949 ईस्वी तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसलिए देख लीजिए, इनका कार्यकाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, 6 महीने। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया, 1965 में। यानी उसके पहले क्या नाम था, सदर ए रियासत। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सदर ए रियासत किस राज्य के राज्यपाल के लिए पहले यूज किया जाता था, तो कश्मीर के लिए। कब चेंज हुआ, 1965 में। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ये थोड़ा सा गलती है, अभी जो है हाल ताज में 25वां उच्च न्यायालय जो है बन चुका है आंध्र प्रदेश में। अभी उसकी 9 जनवरी को तो स्थापना हो गई है, लेकिन अभी मूल रूप से जो चालू होगा वो अप्रैल में चालू हो जाएगा। अप्रैल में भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो है वो भी चालू हो जाएगा। कौन सा न्यायालय, भारत का 25वां उच्च न्यायालय अभी जो आंध्र प्रदेश में है चालू हुआ है, उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी आगे से आप जानते रहिए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, सिक्किम उच्च न्यायालय में। ये भी करंट के क्वेश्चन हैं, कभी आगे पीछे होते रहते हैं, करंट के क्वेश्चन हैं मित्रों। इस तरीके के क्वेश्चन से जो न्यायालय की बात है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो उसी को कहते हैं, उच्च न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति का जो है वेतन बढ़ गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भारत का राष्ट्रपति है उसका वेतन बढ़ चुका है, कितना है वेतन आपको बताना है। तो देखिए थोड़ा सा न्यायालय की बात आ रही है, भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। अब भारत में ही नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों वाला राज्य कोर्ट बन गया है। इसीलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पे। तो भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 18 जनवरी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 18 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो हैं ये अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में उल्लेखित हैं। कहाँ से कहाँ तक, सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च, जैसे कि अभी इसमें क्या है उच्च और उच्चतम, तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम, मैं उच्चतम की बात कर रहा हूँ मित्रों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या बता रहे हैं सर। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित जो है अभी तक 31 थी, अब संभावना हो सकती है बदल भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक कितनी थी, 31 ही थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। इसी तरीके से देखते हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय की बात है। उच्च न्यायालय ऐसे ही होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, भारत में पूछ लेता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये तारीख आप याद कर लीजिए, 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता
जिसको हम बोल सकते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँ तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई ये किस अनुच्छेद के तहत हुई, तो अनुच्छेद 124 के तहत की गई। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 अधिनियमित करके इस संख्या को 11 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 14, 1918 में 18, 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया। 2008 में अधिनियमित के सहित मुख्य न्यायाधीश की सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी बढ़ जाए। तो बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछता है कि बताइए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है। तो अभी तो वर्तमान स्वीकृत संख्या जो है वो 31 ही है, 31 ही है। हो सकता है सपोज दैट हम कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में बढ़ के भी मिल सकता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो होती है 65 वर्ष। यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। और जो कि उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय में 62 वर्ष पे ही हो जाता है। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की जब बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय में जो है 3 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है, यानी वहाँ पे 65 वर्ष कर दिया जाता है। चलिए ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसका नाम अब चेंज भी कर दिया गया है, उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया गया है। अभी तो बदला नहीं गया है, लेकिन अब संभावना है कि आने वाले समय में नाम बदल के ही मिलेगा। प्रयाग हो जाना चाहिए, प्रयागराज जैसा कि नाम हो भी गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1916। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ स्थित है, जबलपुर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है, भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी ये थी श्रीमती लीला सेठ। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, थोड़ा सा समझिएगा। कई बार ये पूछा भी गया है कि बताइए उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, श्रीमती लीला सेठ थी। कौन थी, लीला सेठ। यहाँ पे देखिए मित्रों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, 65 वर्ष। ये थोड़ा सा डाउट में है, बता देना चाहूँगा। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अगर हम बात करें उच्च न्यायालय का 62 वर्ष होना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय की बात करें, उच्चतम न्यायालय की, तो वहाँ पे 65 वर्ष होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाई कोर्ट की बात करता हूँ मैं। हाई कोर्ट में जो है जो जज होते हैं उनकी 62 वर्ष, और जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, 65 वर्ष। कितनी, 65 ईयर्स। तो इस पर आप थोड़ा सा कंक्लूजन कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ थे। अभी हाल ताज में इनकी मृत्यु भी हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी खंडपीठ है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ना होने पाए, क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है और पढ़ाते समय भी ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी की उच्च न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय क्या है। तो उच्च न्यायालय जो होता है उसके जो जजेज होते हैं उनको जो है 62 वर्ष, कितने, 62 ईयर्स के लिए जो है होते हैं। और जो उच्चतम न्यायालय होता है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है 65 वर्ष होती है। ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 226। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कटक में। किसी राज्य का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है, संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। एक क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
की वेतन कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना है और आपको इसको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में ही है, तो नई दिल्ली कह सकते हैं। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय नगरपालिका का उल्लेख है? भाग 5। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने अभी आपको बता भी दिया कि किस अनुच्छेद के तहत यानी किस एक्ट के तहत होता है। तो संविधान के मूल रूप में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था न्यायालय में की गई थी? तो इस पे भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि जब संविधान बना था तो उस समय 7 था, फिर 11 हुआ, ऐसे बढ़ते चले गए और वर्तमान में 31 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जनसंख्या में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार संसद को है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 31 है, 31 है। कितनी है? 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 65 वर्ष की आयु तक। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? परामर्शदाती बनाया जाता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में परामर्शदात्री के रूप में या परामर्शदाता बनाया जाता है। फिर से इस पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है मित्रों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यानी कहने का मीन्स क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय होती है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। देश के किसी न्यायालय में चल रहे मामला, वाद, केस को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के आधारिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर प्राबद्धकारी होती है। और इसी में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, केशवानंद भारती जो था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आईएएस के एग्जाम में लगभग देखा जाए तो हर क्वेश्चन ये हर बार आ ही जाता है। 1973 केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान के मूल ढांचे को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है केशवानंद भारती 1973। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मित्रों। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? स्वतंत्र है ये अधिकार। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग लगा के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे हटाया जा सकता है। आगे का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है, कमेंट करके जवाब दीजिए। और वर्तमान में इसी के साथ एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जैसा कि आपको पता है अभी इसके पहले जो है मिश्रा जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब दूसरे बन गए हैं, वो भी आपको बताना है। दोनों कमेंट करिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो ये की थी केशवानंद भारती में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा? वाईवी चंद्रचूड़। देखिए ये क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूं। यदि राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा? तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बताता हूं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होंगे तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति पद को सुशोभित करता है, यानी राष्ट्रपति पद को वो चलाता है। यदि दोनों अनुपस्थित होते हैं तब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके लिए जो योग्यता है वो है कि जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आईएएस में देखेंगे, अगर हम यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में देखें, आईएएस प्री में देखें, मेंस में देखिए, तो ये क्वेश्चन कई बार मित्रों पूछे गए हैं। इनको आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी थोड़ा बहुत डिस्कस करने पे टाइम लग जाता है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप होता है। तो भारतीय संविधान जो है, इसका स्वरूप जो है ये है संरचना में संघात्मक स्वरूप वाला भारत का जो देखा जाएगा तो संविधान है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने चल रहा हूं, इसे आपको बताना है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज़ जो अभी आपने देखा, आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ये क्वेश्चन बार बार अभी भी कई लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। 62 और 65 में आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको बता देता हूं मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो है 65 वर्ष। फिर से समझ लीजिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं इसको, उससे मैं बताना चाहता हूं। वो उसमें टाइपिंग गलत हो गई थी, जो 65 लिखा था। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय में याद कर लीजिए 62 वर्ष। अब मत कन्फ्यूज होइएगा। अब आप बिल्कुल, जिनको जो कमेंट कर रहे थे समझ में आ गया जी। लकी पटेल जी कमेंट कर रहे थे, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा मित्र। बिल्कुल 62 वर्ष होगा, बिल्कुल 62 वर्ष होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन आपको जिसको कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्विज के रूप में है, आप जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, समझ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग किसको देगा? या फिर हम क्वेश्चन कहें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख करके। किसको पत्र लिख करके अपना पद त्याग सकता है? ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन ए लिखिए, मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन बी नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति को। और ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। और हम बात करते हैं ऑप्शन डी, विधि मंत्री। इनका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। बाकी हम लास्ट पार्ट में जब आएंगे तो इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।